हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको अपनी इस वीडियो में सहसंबंध गुणांक की सार्थकता और आवृत्ति की सार्थकता के बारे में बताने वाला हूं। अभी तक हमने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के अंदर सार्थकता के कॉन्सेप्ट को समझा था और साथ ही कुछ अन्य प्रतिदर्शजों की सार्थकता को भी हमने समझा था। उन्हीं प्रतिदर्शजों में से आज हम सहसंबंध और गुणांक और आवृत्ति की सार्थकता के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसके लिए हम कुछ अंकित प्रश्नों को भी हल करेंगे, जिससे इसके कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बड़ी ही सरलता होगी। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए ज़रूर और इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में अपने समस्याओं को आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं सहसंबंध गुणांक की सार्थकता के कॉन्सेप्ट को। हमने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में आपको सहसंबंध गुणांक के भी बारे में बताया है और सार्थकता के बारे में भी बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो सहसंबंध गुणांक और सार्थकता वाले वीडियो को आप जाके वहाँ पर देखें। आपको उसके बाद इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो जो है और भी अधिक अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो सहसंबंध क्या होता है? ऐसा दो चरों के बीच संबंध की प्रबलता को हम सहसंबंध गुणांक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी सार्थकता की ज़रूरत कब पड़ती है? तो देखिए, जब हम किसी समष्टि या जनसंख्या से कोई सैंपल लेते हैं, है ना, कोई जनसंख्या से हम यदि कोई सैंपल लेते हैं यहाँ पर और उस सैंपल में से कोई दो चर हम लेते हैं, कोई हमारे पास दो वेरिएबल हैं और इन दो चरों का परीक्षण करते हैं और इन दोनों में हम संबंध की मात्रा को ज्ञात करते हैं, ठीक है। जो भी सहसंबंध हमें प्राप्त होता है, क्या वही सहसंबंध इस जनसंख्या या समष्टि का भी है? इसको कैसे हम ज्ञात करें? यह क्या जो हमारे प्रतिदर्श द्वारा या फिर जो हमारे सैंपल से सहसंबंध मिला है, क्या ठीक वही सहसंबंध जब हम समष्टि पर देखेंगे उन्हीं दो चरों के बीच, तो क्या वही सहसंबंध मिलेगा? तो कितने विश्वास के साथ, हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि यही सहसंबंध जनसंख्या का भी होगा जो हमें प्रतिदर्श से मिला है, जो हमें सैंपल से मिला है, ठीक है। तो सहसंबंध गुणांक की सार्थकता हमें यही बताती है कि किसी सहसंबंध गुणांक का मान कितने विश्वास से यह कह सकता है कि जनसंख्या में भी इन दो चरों का सहसंबंध वही होगा जो प्रतिदर्श से मिला है, ठीक है। तो सार्थकता, सहसंबंध गुणांक की सार्थकता जो है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि सहसंबंध जो होता है किन्हीं दो चरों के बीच होता है। ऐसी स्थिति और जब किसी प्रतिदर्श का या किसी सैंपल का मान जब बड़ा होता जाता है तो जो सहसंबंध गुणांक है उसका मान शून्य या शून्य के निकट होने का प्रयास करता है और उसके निकट पहुंचने लगता है, ठीक। और जब कोई सहसंबंध जब प्रतिदर्श के बड़े होने पर सहसंबंध का मान शून्य के निकट पहुंचता है, तो यदि आप उस प्रतिदर्श या उस चर का प्रतिचयन वितरण बनाएंगे तो वह सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुसार होता जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक बड़े प्रतिदर्श को लेना चाहिए सहसंबंध गुणांक की सार्थकता ज्ञात करने के। लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव बहुत कम होता है कि हम पूरी जनसंख्या पर अध्ययन कर लें। हमें एक प्रतिदर्श, एक सैंपल लेना पड़ता है, ठीक है ना। कभी कभी हमारी समष्टि में सहसंबंध धनात्मक हो जाता है, ठीक है। और जब सहसंबंध धनात्मक होगा तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह ऋणात्मक विषम या नेगेटिवली स्क्यूड होगा। और यदि समष्टि में ऋणात्मक सहसंबंध होता है तब प्रतिचयन वितरण धनात्मक होता है, ठीक है। इसीलिए हम बड़ी जनसंख्या को लेते हैं। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि यदि हमारे पास दो चर, एक x और एक y चर है ना, और इन दोनों चरों के बीच जो सहसंबंध है वो जो है धनात्मक आया है, तो है ना। जब सहसंबंध धनात्मक होगा तो जब इसका हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खींचेंगे तो इसका जो वक्र होगा वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, अर्थात इसका जो शीर्ष है
वह ऋणात्मक दिशा में प्राप्त होगा, कहीं इधर प्राप्त होगा। समझ में आया ना, क्योंकि बीच में तो शून्य होता है ना। बाईं ओर जाते हैं तो नेगेटिव जो है नंबर्स आते हैं, दाहिनी ओर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, है कि नहीं। तो ये जो जब सहसंबंध धनात्मक होता है तो इस वक्र का जो प्रतिचयन वितरण होता है वो ऋणात्मक विषम होता है, यानी कि बाईं ओर जो है झुका होता है। लेकिन यदि समष्टि का जो वितरण है उन दो चरों के बीच जो सहसंबंध है, अगर वो सहसंबंध ऋणात्मक है तो इस दो चरों के बीच का जो प्रतिचयन वितरण है वह पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, अर्थात इसका जो शीर्ष होगा वक्र का वो धनात्मक दिशा में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि सहसंबंध कि धनात्मक या बहुत अधिक धनात्मक या बहुत अधिक ऋणात्मक होने पर जो प्रतिचयन वितरण वक्र है वह धनात्मक रूप से विषम या ऋणात्मक रूप से विषम हो जाता है। ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक के द्वारा समष्टि का सही अनुमान लगाना थोड़ा अपेक्षाकृत जो है वो कठिन हो जाता है। फिर भी हमें इसकी आवश्यकता तो पड़ती ही है कि नहीं। तो इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न आकारों के प्रतिदर्श के लिए भी सहसंबंध प्रतिचयन वितरण भिन्न भिन्न होता है। यानी अगर प्रतिचयन का जो हमारा प्रतिदर्श या जो सैंपल है उस सैंपल का आकार भी हम अगर घटाएं या बढ़ाएंगे तो दो चरों के बीच जो सहसंबंध है वो उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से हम सार्थकता की ज्ञात करने के लिए जो त्रुटि ज्ञात करते हैं, मानक त्रुटि, उस मानक त्रुटि को ज्ञात करना जो है तार्किक रूप से कठिन हो जाता है सामान्य रूप से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम एक बड़े आकार का सैंपल जो है वो लेते हैं। बड़े आकार से तात्पर्य क्या है, सैंपल साइज जो है कम से कम 100 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। या फिर जो सहसंबंध गुणांक का मान है अगर -0.50 से लेके +0.50 के बीच है और हमारा जो सैंपल साइज है वो 100 से अधिक है तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध की मानक त्रुटि ज्ञात करते हैं हम, क्योंकि मानक त्रुटि ज्ञात करना आवश्यक है सार्थकता को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। सार्थकता को ज्ञात करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें विश्वसनीयता अंतराल ज्ञात करना पड़ता है ना। और उस विश्वसनीयता अंतराल को ज्ञात करने के लिए उस प्रतिदर्श की, जिस प्रतिदर्श की सार्थकता आपको ज्ञात करनी है उस प्रतिदर्श की मानक त्रुटि ज्ञात करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो चूँकि छोटे प्रतिदर्श में और सहसंबंध के बहुत अधिक ऋणात्मक या बहुत अधिक धनात्मक होने की स्थिति में ये जो मानक त्रुटि है इसको ज्ञात करना कठिन हो जाता है। इसलिए हम एक बड़े प्रतिदर्श अर्थात 100 से बड़े प्रतिदर्श ऐसे प्रतिदर्श या ऐसे सैंपल को लेते हैं जिसमें व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक हो और कोशिश ये करते हैं कि सहसंबंध का जो मान हो वह -0.50 से लेके +0.50 के बीच हो। तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक की मानक त्रुटि को ज्ञात करने के लिए ये सूत्र उपयोग किया जाता है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये सूत्र क्या है, सिग्मा आर जो प्रदर्शित कर रहा है वो है सहसंबंध गुणांक की मानक त्रुटि 1 - r²/√n। ये जो है हमारा सहसंबंध गुणांक की मानक त्रुटि है। और इस सूत्र से आप किसी जो है ऐसे सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करेंगे जिसमें सैंपल साइज एक तो बड़ी हो और दूसरा चीज़ क्या है कि ये गुणनफल आघूर्ण या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के लिए ये जो है वो सूत्र होता है, ठीक है ना। तो सहसंबंध गुणांक को आप इससे ज्ञात, मानक त्रुटि ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि सहसंबंध गुणांक को हमें 0.95 विश्वस्तता स्तर पर और 0.99 विश्वस्तता स्तर पर ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि सहसंबंध गुणांक का विश्वस्तता अंतराल आपको ज्ञात करना है सार्थकता ज्ञात करने के लिए कितने स्तर पे, तो 0.95 स्तर पे, तो आपके लिए ये सूत्र आपके स्क्रीन पे होगा, पहला वाला है ना, r ± 1.96 सिग्मा r, ठीक है। और यदि आपको 0.99 विश्वस्तता अंतराल 9 स्तर पे विश्वस्तता अंतराल ज्ञात करना है तो r ± 2.58 सिग्मा r आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। अब एक और सवाल ये उठता है कि यदि सैंपल साइज छोटा हो तो क्या हम सार्थकता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यदि हमारा सहसंबंध गुणांक का मान -0.50 से कम हो और +0.50 से अधिक हो,
या और जो हमारा सैंपल साइज है वो 100 से भी कम हो, छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में हम दिए गए सूत्र द्वारा मानक त्रुटि न ज्ञात करके फिशर फलन का उपयोग करते हैं और फिशर फलन का जो हमारे पास जो भी मान है उसको हम फिशर फलन में बदलते हैं और फिशर फलन में फिशर फंक्शन में बदलकर मानक त्रुटि हम फिशर फलन की इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, सिग्मा जेड इक्वल टू 1/√n-3 से ज्ञात करते हैं। ठीक है, समझ में आता है ना। तो सामान्य रूप से सैंपल साइज बड़ा होने पर ही सैंपल साइज के बहुत छोटा होने पर ही फिशर जेड का उपयोग किया जाता है। 100 से अधिक अगर सैंपल है तो हम सामान्य रूप से दिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं 1 - r²/√n। तो हम इसी सूत्र का उपयोग करते हुए मानक त्रुटि ज्ञात करेंगे और एक सवाल द्वारा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन द्वारा हम इस सहसंबंध गुणांक की सार्थकता को ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए, आपके सामने एक स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। 200 व्यक्तियों के एक प्रतिदर्श के लिए दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक r का मान 0.40 था। सहसंबंध गुणांक की विश्वस्तता सीमाएं क्या होंगी? कॉन्फिडेंस लिमिट्स हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हमें कॉन्फिडेंस लिमिट्स हम दोनों पर ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर 0.95 और 0.99 स्तर पे। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यानी प्रतिदर्श में सैंपल में जो व्यक्तियों की संख्या n है वो 200 है और जो हमारा सहसंबंध गुणांक r का मान है वो 0.40 है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? सहसंबंध की मानक त्रुटि को यहाँ पर ज्ञात करना होगा और मानक त्रुटि 1 - r² से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू जैसा ही आप पुट करेंगे तो 1 - 0.40 का होल स्क्वायर अपॉन √200, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0.059। ये आपका सहसंबंध गुणांक की मानक त्रुटि हो गई। ठीक है, सहसंबंध गुणांक की मानक त्रुटि जैसे ही आप ज्ञात कर लेते हैं, अब हम विभिन्न दोनों स्तरों पर 0.95 स्तर पर और 0.99 स्तर पर हम इसकी विश्वस्तता सीमाएं या कॉन्फिडेंस लिमिट ज्ञात करेंगे। तो आइए, पहले हम 0.95 स्तर पर विश्वस्तता अंतराल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र मैंने आपको बता रखा है, r ± 1.96 सिग्मा r। सिग्मा r यहाँ पर सहसंबंध की मानक त्रुटि है और r जो है दिए गए प्रतिदर्श का सहसंबंध है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर वैल्यू जो रखते हैं, r का मान आप रख दीजिए 0.40 और ±1.96 और सिग्मा r का मान जो आया हुआ है उसको हमने यहाँ पर रख दिया। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.40 ± 0.116 आता है। ठीक है, अब 0.40 ± 0.116 है। यदि आप इसमें 0.116 को प्लस करते हैं, यदि आप इसमें 0.116 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो आपके पास आता है 0.516। ठीक है, यदि 0.40 में आप 0.116 को माइनस करते हैं तो आपके पास एक लिमिट, लोअर लिमिट क्या आती है, 284। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो सहसंबंध गुणांक 0.95 स्तर पर जो विश्वस्तता अंतराल है वो हमें प्राप्त होता है 0.284 से लेकर 0.516 तक। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे कि हम 95% विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि जो हमारा समष्टि या जो जनसंख्या का प्रतिदर्श, जो जनसंख्या में के बीच जो सहसंबंध गुणांक होगा वह सहसंबंध गुणांक का मान 0.284 से लेकर 0.516 के बीच होगा। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, अब हम 0.99 स्तर पे विश्वस्तता अंतराल ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये और भी एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है ना, अब आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र है वो क्या है? इसके लिए जो सूत्र है वो आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको पहले बता रखा है, स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, r ± 2.58 सिग्मा r। ठीक है, आप देखिए पीछे जितने भी सूत्र हैं सब एक ही तरह के हैं, केवल यहाँ पर प्रतिदर्शज का जो मान है वो बदल गया है। ठीक है ना, तो 0.99 पर विश्वस्तता अंतराल ज्ञात करने के लिए आप वैल्यू यहाँ पर रखिए। जैसे ही रखते हैं 0.40 ± 2.58 इंटू 0.99
059, ठीक है, यही हमारा जो मानक त्रुटि है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.40 प्लस माइनस 0.152, ठीक है, ये आएगा। और यदि आप 0.40 में प्लस करते हैं 0.152 को तो जो वैल्यू आएगी वो 0.552 आएगी। और यदि 0.40 में आप माइनस करते हैं 0.152 को तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.248 आएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 0.99 यानी 0.99 लेवल स्तर पे जो विश्वस्तता अंतराल होगा सहसंबंध गुणांक का वो होगा 0.248 से लेकर 0.552 तक। इसको एक अन्य भाषा में अन्य तरीके से अगर एक्सप्लेन करें तो हम ये कहेंगे कि हम 99% विश्वास के साथ ये कह सकते हैं, हम 99% विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि जो प्रतिदर्श जो हमें सैंपल से जो सहसंबंध गुणांक मिला है ना, उसके द्वारा यदि हम समष्टि का या जनसंख्या का सहसंबंध गुणांक का अनुमान लगाना चाहें तो 99% विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उसका मान जो है वो 0.248 से लेकर 0.552 के बीच होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये जो है हमने इस दिए गए प्रश्न में जो 200 व्यक्तियों के प्रतिदर्श के लिए सहसंबंध गुणांक की सार्थकता ज्ञात करनी थी, इस तरीके से हम दोनों ही स्तरों पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। किसी एक का पूछेगा तो आप किसी एक का ही निकालें, किसी एक स्तर पे अगर पूछे तो किसी एक ही स्तर का निकाल दीजिए, दोनों का कुछ नहीं कर रहा है तो दोनों का निकाल दीजिए, ठीक है, या फिर जिसका कह रहा है उसका निकालिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सहसंबंध गुणांक है दिए गए इस प्रश्न में वह 0.95 स्तर पे सहसंबंध गुणांक का जो मान है वो 0.284 से 0.516 के बीच होगा, जबकि 0.99 विश्वस्तता स्तर पर ये मान जो है समष्टि का सहसंबंध गुणांक जो होगा वो 0.246 से 0.248 से 0.552 के बीच होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये रहा हमारे सहसंबंध गुणांक की सार्थकता का कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित एक प्रश्न। अब आइए हम किसी दिए गए प्रतिदर्श से आवृत्ति की सार्थकता को ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमें आवृत्ति की सार्थकता से क्या तात्पर्य है, जब भी हम गुणात्मक चरों का मापन करते हैं, कोई भी गुणात्मक चर हो, ठीक है ना, जैसे बुद्धि हो, है ना, उसका व्यक्तित्व हो, है कि नहीं, उसकी अभिरुचि हो, यानी किसी भी चीज़, किसी भी ऐसा चर जो कि गुणात्मक स्वरूप का हो, उसका अगर मापन करते हैं, उसी के आधार पर विभिन्न वर्गों में आए व्यक्तियों या वस्तुओं की आवृत्ति के रूप में ही व्यक्त किया जाता है गुणात्मक चरों को, कि जो है किसी समूह में जो है 70 से या 90 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले कितने लोग हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उस समूह में आने वाले व्यक्तियों की आवृत्ति ही हुई। तो गुणात्मक चरों को जब भी हम वर्गीकृत करते हैं तो उनकी आवृत्ति के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हमने दिया है कि 40 छात्रों में से 24 छात्र कृषि प्रश्न का सही उत्तर देते हैं और 16 गलत उत्तर देते हैं। तो 40 में से 24 सफल छात्र समष्टि के लिए सही उत्तर देने वाले छात्रों की सफलता को कितने विश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है, ये हमें अगर ज्ञात करना है। यानी कि 40 में से 24 छात्र कृषि प्रश्न का सही उत्तर देते हैं और 16 गलत देते हैं, तो यदि हमें सही उत्तर देने वाले छात्रों के आधार पर पूरी समष्टि की सफलता की विश्वस्तता सीमा ज्ञात करनी हो तो हमें आवृत्ति की सार्थकता ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कैसे इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि आवृत्ति की सार्थकता ज्ञात करने के लिए आवृत्ति की मानक त्रुटि को हमें ज्ञात करना होगा, और आवृत्ति की मानक त्रुटि को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास सिग्मा f = NPQ। NPQ क्या है, तो ध्यान दीजिए, N यहाँ पर प्रतिदर्श का आकार है, यानी सैंपल में जितने लोग हैं, और P क्या है, यहाँ पर P F/N है, यानी कि F यहाँ पर क्या है, F आवृत्तियों की संख्या है, यानी जिनकी आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है, और N प्रतिदर्श का आकार है। अभी इस पर हम सवाल हल करेंगे, है ना। Q यहाँ पर क्या है, Q जो है वो 1 - P, ठीक है,
जो Q है वो 1 माइनस पी, ठीक है ना, उसको इससे दिखाएंगे। तो आइए इस पर एक सवाल हम हल करते हैं। किसी विद्यालय के 200 छात्रों में से 70 में मनोरोग के लक्षण पाए गए, यानी कि विद्यालय में जो कुल 200 छात्र हैं और उसमें से 70 लोगों में मनोरोग के लक्षण पाए गए, तो पूरी समष्टि के संबंध में आवृत्ति की सार्थकता क्या होगी, यानी कि जिस समष्टि से ये जो 200 छात्र लिए गए हैं उस पूरी समष्टि के संबंध में जो है मनोरोग की ये जो सार्थकता है वो क्या होगी। तो आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है मानक त्रुटि ज्ञात करनी होगी, और मानक त्रुटि ज्ञात करने के लिए P और Q का मान हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास P जो होता है वो F/N होता है। चूँकि 70 लोगों की बात यहाँ पर की जा रही है, 70 लोगों पर जो है मनोरोग से पाए गए, तो 70 हमारा क्या हो जाएगा, F का मान हो जाएगा, और N हमारा 200 है। F/N करेंगे तो 0.35 जो है वो आएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर Q का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। Q का मान 1 माइनस पी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए। 1 माइनस पी होता है, और 1 माइनस पी करेंगे तो 1 माइनस 0.35 आएगा, और सॉल्व करने पर 0.65 आएगा। तो हमारे पास P और Q का मान आ चुका है, और P का भी मान आ चुका है। आइए इसको हम मानक त्रुटि ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले में रखते हैं। जैसे ही फार्मूले में आप रखेंगे तो आ जाएगा √200 इंटू 0.35 इंटू 0.65, और जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो √45.5 आता है, और इसका अंडर रूट जब आप इसका जो है रूट निकालते हैं तो 6.75 आता है। ठीक है, अब हमने मानक त्रुटि आवृत्ति की ज्ञात कर ली है। उसके बाद अब हम 0.95 पर विश्वसनीयता अंतराल ज्ञात करेंगे। तो 0.5 लेवल पे विश्वसनीयता अंतराल अगर आप ज्ञात करते हैं तो फार्मूला क्या है, F + -1.96 सिग्मा F यहाँ पर आवृत्ति की मानक त्रुटि है। फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है आएगा 70 ± 13.23। ठीक है, यदि आप 70 में प्लस करते हैं 13.23 तो आपके पास वैल्यू आती है 83.23, और यदि 70 में से माइनस करते हैं 13.23 तो जो वैल्यू आती है वो आती है 56.77। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम 0.95 विश्व स्तर पर जो विश्वसनीयता अंतराल है वो 56.77 से लेके 83.23 के बीच आया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दिए गए सैंपल से यदि हम समष्टि के संबंध में अनुमान लगाएं तो ये जो आवृत्ति है वह 56.77 से लेकर 83.23 के बीच आएगी। यदि हम 0.99 विश्वसनीयता अंतराल पर यही सार्थकता ज्ञात करें अगर आवृत्ति की, तो आपको देखने को मिलेगा कि F ± 2.58 सिग्मा F, और इसमें जब वैल्यू आप पुट करते हैं तो जो वैल्यू सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है वो आपके पास आती है यहाँ पर 70 ± 17.42 यहाँ पर आता है। और यही चीज़ यदि आप 70 में 17.42 जोड़ते हैं तो 87.42 आता है, और घटाते हैं तो 52.58 आता है। यानी आप 99% एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समष्टि में जो आवृत्ति की सीमा होगी वो 52.58 से लेकर 87.42 के बीच होगी। ठीक है, तो इन दोनों को ही अगर आप एक्सप्लेन करें एक साथ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि 0.95 स्तर पर आवृत्ति 70 का जो प्राचल मान है, अर्थात जो समष्टि के लिए जो मान आएगा वो 56.77 से लेकर 83.33 के बीच, और यदि 0.99 स्तर पे प्राचल का जो मान आएगा यानी समष्टि के लिए जो आवृत्ति का मान आएगी, समष्टि पर जो वैल्यू आएगी आवृत्ति की वो कितनी आएगी, 52.58 से लेकर 87.42 के बीच होने की संभावना होगी, है ना। अर्थात हम 95% विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि जो प्राचल की अर्थात जो समष्टि की आवृत्ति होगी मनोरोग की वह 56.77 से लेकर 83.23 के बीच होगी, और हम 99% ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस प्राचल का मान 52.58 से लेकर 87.42 के बीच जो है वो होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी दिए गए प्रतिदर्श से आवृत्तियों की सार्थकता को ज्ञात कर सकते हैं। ये भी आपके जो है
लिए स्टैटिस्टिक्स के जब हम इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होता है। ठीक है, आवृत्ति की सार्थकता को हम काई स्क्वायर से भी ज्ञात करते हैं जब भी नामित और क्रमित स्तर पर वर्गीकरण किया गया हो। ठीक है, नामित और क्रमित स्तर पर, यहाँ पर जो आवृत्ति की सार्थकता हमने ज्ञात की वह अंतरित स्तर पे है। ठीक है, और यह अनुपातिक स्तर पे जब वर्गीकरण किया गया है तो इस सूत्र द्वारा हम आवृत्ति की सार्थकता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास आवृत्ति की सार्थकता ज्ञात करने के लिए आंकड़े जो दिए गए हैं वो नामित अथवा क्रमित स्तर पे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें काई स्क्वायर परीक्षण करना पड़ता है सार्थकता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में हम काई स्क्वायर की काई स्क्वायर क्या होता है, उसका महत्व क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और कैसे हम इसका परीक्षण करते हैं इत्यादि इत्यादि चीज़ों को हम आगे आने वाले अपनी कुछ वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार की बातें समझ न आई हों तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ठीक है, आपसे मैं फिर करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा आप। ठीक है ना, यही आपका शेयर ही हमारे लिए जो है सपोर्ट है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।